अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में, जो कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल के सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज में जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात की जाती है वो है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू यूज़ लैंग्वेज टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। ये ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज की एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जो है लैंग्वेज खुद लैंग्वेज ही के बारे में हम बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं। विदाउट दिस जनरल एबिलिटी वी वुडंट बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन और आइडेंटिफाई एनी ऑफ द अदर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो इस प्रॉपर्टी के बिना हम अपनी जो ह्यूमन लैंग्वेज है इसके बारे में ना तो हम सोच सकते हैं और ना ही जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन लैंग्वेज की उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी क्रिएचर्स हैं अदर देन ह्यूमन बीइंग, उनमें ये रिफ्लेक्सिविटी नहीं पाया जाती। ऑल क्रिएचर्स कम्युनिकेट इन सम वे इवन इफ इट इज़ नॉट थ्रू वोकलाइजेशन। हम जानते हैं कि जितनी भी दूसरी क्रिएचर्स हैं वो किसी न किसी तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, चाहे वो विदाउट वोकलाइजेशन यानी कि बिना किसी कोई साउंड प्रोड्यूस किए हो। However, we suspect that other creatures are not reflecting on the way they create their communicative message। ताहम हमें ये शुबा है कि जो दूसरी क्रिएचर्स हैं वो इस अपने उस तरीक़ाकार पर जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती, सोचते नहीं हैं कि जिस तरह से वो कोई कम्युनिकेटिव मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। वन बार्किंग डॉग is probably not offering advice to another barking dog along the lines of hey you should lower your bark to make it sound more menacing। इमेजिन करें कि दो डॉग्स हैं जो जो है आपस में बार्क कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक डॉग जो है वो दूसरे को एडवाइस कर रहा है कि तुम्हें अपनी जो बार्क है उसको थोड़ा सा साउंड उसका लो करना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लगे और ज़्यादा ख़तरनाक लगे। तो हम ये कह सकते हैं दे आर नॉट बार्किंग अबाउट बार्किंग। वो जो है बार्किंग के बारे में यानी कि उनको भौंकने का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात नहीं करते, ना ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है इसको, या वो एक दूसरे को जो है कोई मैसेज कन्वे नहीं करते, या इस तरह से नहीं कि कम या ज़्यादा कर सकते हो, या हम कहें कि वो अपने जो बार्किंग का प्रोसेस है उसके बारे में नेगोशिएशन कर सकते हो, कोई बहस व मुबाहिसा कर सकते हो जैसे कि ह्यूमन बीइंग आमतौर पर करते हैं। ये तो नेक्स्ट जो ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज टू रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। ह्यूमन लैंग्वेज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ह्यूमन बीइंग पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं दूसरी क्रिएचर्स के बारे में बात करें तो हम वो अपने किसी पास्ट के इवेंट या फ्यूचर में आने वाले किसी इवेंट के बारे में बात नहीं कर पाते, नेगोशिएशन नहीं कर पाते। डिस्प्लेसमेंट अलाउज लैंग्वेज यूजर टू टॉक अबाउट थिंग्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि अभी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद ही नहीं होती। एंड आल्सो टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड प्लेसेस, एग्जांपल गिवन इन एंजल्स, फेरीज, Santa Claus, Superman, heaven or hell etc. whose existence we cannot even be sure of। और हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर पाते हैं कि जिनके एग्जिस्टेंस का, जिनके वजूद के बारे में हमें यकीन ही नहीं, यानी कि यकीनी तौर पर मालूम ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेरीज़ के बारे में बात करते हैं, एंजल्स के बारे में बात करते हैं, सेंटा क्लॉज, सुपरमैन वगैरह के बारे में। इसी तरह हेवन और हेल के बारे में भी हम बात करते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स जो है वो पार्टिकुलर इवेंट के बारे में ही जो है साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, या पार्टिकुलर इवेंट में ही कोई सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन योर कैट कम्स अप टू यू कॉलिंग मियाऊ, you are likely to understand this message as relating to that immediate time and place। अगर बिल्ली हमारे पास आती है और आकर के कहती है मियाऊं का साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हम इससे क्या समझते हैं? तो इसी जो भी उसका मकसद होता है कहने का वो उसी टाइम के लिए होता है, उसी इमीडिएट टाइम और उसी जगह के लिए होता है। वो जो अगर हम कहें उस कैट को से पूछते हैं कि वेयर इट हैज़ बीन, वो रही कहाँ यार, व्हाट हैज़ बीन अप टू, या उसके साथ क्या हुआ है, वी विल प्रोबेबली गेट द सेम म्यू रिस्पॉन्स। तो हमें सेम रिस्पॉन्स ही मिलेगा, कैट जवाब में हमें क्या मियाऊ ही करेगी।
एनिमल्स कम्युनिकेट सीम्स टू बी डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर द हेयर एंड नाउ। तो एनिमल्स की जो कम्युनिकेशन है वो एक्सक्लूसिवली हेयर एंड नाउ यानी कि इमीडिएट टाइम के लिए होती है, उसी टाइम के लिए होती है जिस टाइम में वो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कैट जो है वो ये नहीं कह सकती, इसका कोई ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करती जिससे मुराद ये हो कि वो कल दोबारा फिर कहीं जाएगी जहाँ से वो आई है, या फिर अब दोबारा कभी नहीं जाएगी, ऐसा कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं कर पाते एनिमल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है? आर्बिट्रेरीनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नो एनी कल्चरल और iconic relationship between linguistic form and its meaning। तो ये क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि शो करती है कि देयर इज़ नो एनी कल्चरल और आइकॉनिक रिलेशनशिप लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। किसी लिंग्विस्टिक फॉर्म यानी किसी फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है इसमें और इसके जो मीनिंग है इसमें कोई कुदरती तौर पर आइकॉनिक रिलेशनशिप नहीं है। आइकॉनिक से मुराद कि वो जो वर्ड है वो जिस चीज़ का भी नाम है वो इस उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी शेप के बारे में जो है हमें नहीं बताता। जैसे अगर एग्जांपल लें, जब हम किसी एक अरबिक वर्ड कल्ब की बात करें तो ये जो वर्ड है ये नेचुरल, इट हैज़ अ नेचुरल एंड ऑब्वियस मीनिंग एनी मोर देन वी कैन विद इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर्म डॉग। हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है इस कोई कुदरती और वाज़िह मीनिंग है, जबकि इंग्लिश में इसका मीनिंग हम डॉग लेते हैं और जबकि अरबिक में इसका मतलब कल्ब का मीनिंग कैट है। तो इस तरह जो वर्ड्स है वो ज़रूरी तौर पर जो है जिस चीज़ को भी रेफ़र कर रहे होते हैं, वह जिस चीज़ का भी नाम है वो उसको शो नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कल्ब की अगर बात करें, जैसे कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हैरी फोर लेग्ड बार्किंग ऑब्जेक्ट आउट द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई जो है एक चार टांगों वाला और बालों वाला भौंकने वाला कोई चीज़, जो अगर इंग्लिश में हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश से ली गई है तो कल्ब जिसका मतलब डॉग लिया जाता है। इसी तरह जो है इट इज़ पॉसिबल टू मेक वर्ड्स फिट द कंसेप्ट दे इंडिकेट एज इन फिगर 2.1। फिगर 2.1 को अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल तो है कि हम चीज़ों के ऐसे नाम रखें या इस तरह से उनका वर्ड लिखें कि वो उसकी जिस कंसेप्ट को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं उसकी शेप इख्तियार कर लें या उसी शेप में हो। पॉसिबल तो है, लेकिन बट दिस टाइप ऑफ गेम ओनली emphasizes द arbitrariness ऑफ द कनेक्शन दैट नॉर्मली एग्जिस्ट बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। लेकिन इस तरह की आर्बिट्रेरीनेस को ही शो कर रहा होता है जो कि आमतौर पर ऐसा कनेक्शन को शो करती है जो कि आमतौर पर वर्ड और इसके मीनिंग के दरमियान ही जो है एक गेम इस तरह की हम खेल सकते हैं और ये सिर्फ वर्ड और उसके मीनिंग को ही शो करेगा, लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है उस वर्ड का वो उसे शो नहीं कर पाएगा। जी, तो अगर हम हनी बी डांस की बात करें, when a honeybee finds a source of nectar and returns to the beehive, it can perform a dance routine to communicate to the other bees and location of this nectar depending on the type of dance. Round dance for nearby and tail wagging dance for further away. The other bees can work out where this newly discovered feast can be found. Honeybee जो है, जब एक हनी बी को कोई सोर्स ऑफ नेक्टर का पता चलता है, किसी रस का पता चलता है कहीं पर, तो वो क्या करती है, वापस हाइव में आकर के दूसरी हनी बीज को भी जो है एक ख़ास तरीके से बताती है और वो तरीका इनका डांस करने का है। ये जो है टिपिकल टाइप का डांस करती हैं। यूजली जो है अगर जो नेक्टर का सोर्स है वो कोई करीब की जगह पर हो तो वो राउंड डांस करती हैं, लेकिन अगर कोई दूर के मकाम पर सोर्स ऑफ नेक्टर मौजूद है तो उसके लिए वो एक टेल वैगिंग डांस करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरी जो बीज हैं उनको भी उस सोर्स का पता चल सके। तो इसको अगर देखें तो हमें पता चलता है कि हम ऐसा जो आमतौर पर ऐसा फील हो रहा है कि इनमें आर्बिट्रेरीनेस या डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन बट इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरी लिमिटेड टाइप। ये बहुत ही लिमिटेड टाइप की डिस्प्लेसमेंट है। It just doesn't have the range of possibilities found in human language। लेकिन इसमें
जो है उतनी रेंज की ये डिस्प्लेसमेंट और आर्बिट्रेरीनेस नहीं है जितनी कि ह्यूमन लैंग्वेज में है, ठीक है, और बहुत ही ये लिमिटेड है। There are some words in language with sounds that seems to echo the sounds of objects or activities and hence seem to have a less arbitrary connection. लैंग्वेज में जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज में जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या और एक्टिविटीज़ को शो कर रहे होते हैं, एक साउंड को ही शो कर रहे होते हैं जिस साउंड या एक्टिविटी का वो नाम हो, लेकिन ये भी जिसमें भी बहुत लेस आर्बिट्ररी कनेक्शन है, इसमें जो आर्बिट्ररी का कनेक्शन जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इंग्लिश एग्जांपल्स आर कुकू, क्रैश, स्लर्प और विर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उस साउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन साउंड के लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। इन वर्ड्स को हम जो है ओनोमाटोपिक वर्ड कहते हैं या ओनोमाटोपिया भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो विच इको द साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ फॉर विच द वर्ड आर यूज्ड। लेकिन इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत ही कम है, दे आर रेयर इन ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की में जो है आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा है। For the majority of animal signal, there does appear to be a clear connection between the conveyed message and the signal used to convey it. जबकि अगर हम दूसरी क्रिएचर या एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो है एक क्लियर कनेक्शन है, जो साउंड जो मैसेज को कन्वे करने के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड में, और जो मैसेज वो साउंड कन्वे कर रहा होता है उसमें एक क्लियर कनेक्शन और वाज़ेह कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा होता है। दिस इंप्रेशन मे बी क्लोजली कनेक्टेड टू द फैक्ट दैट फॉर एनी एनिमल द सेट ऑफ सिग्नल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज फिनिट। तो ऐसा इस फैक्ट की वजह से है कि जो एनिमल्स जो सेट ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही फिनिट है, बहुत ही महदूद है। Each variety of animal communication consists of a limited set of vocal or gestural forms. एनिमल्स की हर वैरायटी जो है एक लिमिटेड सेट ऑफ वोकल और जेस्चरल फॉर्म्स ही प्रोड्यूस करती है, या इसी पर लिमिटेड सेट ऑफ वोकल और जेस्चरल फॉर्म पर मुश्तमिल होता है। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। तो इस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये है कि ये ह्यूमन है वो अब लैंग्वेज कल्चर से अडॉप्ट करते हैं, कल्चर से सीखते हैं, या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो परवरिश पाते हैं वहीं से वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। Cultural transmission is the process whereby a language is passed on from one generation to the next is described as कल्चरल ट्रांसमिशन। अगर इसकी हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लैंग्वेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है या पास ऑन होती है, ठीक है। वी डू नॉट इनहेरिट लैंग्वेज, हम इन जो लैंग्वेज का है उसको इनहेरिट नहीं करते। मीन टू से ये विरासती तौर पर जो है या जेनेटिकली हम जो है हमें नहीं मिलती। वी एक्वायर अ लैंग्वेज इन अ कल्चर विद अदर स्पीकर्स एंड नॉट फ्रॉम पेरेंटल जीन्स। हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये कल्चर से हासिल करते हैं, जबकि पेरेंटल जीन्स से ये हासिल नहीं करते। जिन स्पीकर्स के पास हम रह रहे होते हैं बचपन से, वहीं से उन्हीं की हम लैंग्वेज बोलना सीखते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। ह्यूमन्स में अगर हम बात करें, एन इन्फेंट बोर्न टू कोरियन पेरेंट्स इन कोरिया बट अडॉप्टेड and brought up from birth by English speaker in the United States will have physical characteristics inherited from his or her natural parents but will inevitably speak English. एक कोरियन बेबी जो है कि अगर हम बात करें जो कि कोरियन पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन उसको एक इंग्लिश फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और यूनाइटेड स्टेट्स में उसको ले आते हैं, तो जो वो बेबी होगा उसके जो फिज़िकल करैक्टर्स होंगे वो कोरियन ही होंगे, जो वो उन्हें कोरियन पेरेंट्स से एक्वायर किए होंगे, लेकिन वो नागज़ीर तौर पर इंग्लिश ज़ुबान बोलना ही सीखेगा, क्योंकि उसने जो है वो किस कल्चर में, इंग्लिश कल्चर में रहा और इंग्लिश पेरेंट्स के पास रहता है, इसलिए वो कोरियन नहीं बल्कि इंग्लिश ज़ुबान बोलना ही सीखता है। इसी तरह अगर एनिमल्स में बात करें, अ किटन गिवन कंपेरेबली अर्ली एक्सपीरियंस विल प्रोड्यूस म्यू रिगार्डलेस। एक किटन, एक बिल्ली के बच्चे को हम जो है किसी ह्यूमन फैमिली के साथ अगर छोड़ें तो उसको जो अगर उसको एज अ पैट अडॉप्ट करते हैं छोटे से किटन को ही, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो ह्यूमन लैंग्वेज बोलना नहीं सीख पाएगा,
जब बल्कि वो जो उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज है या नेचुरल साउंड वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है वही बोलेगा। फॉर एग्जांपल मियाऊं, यही जो है वो आम तौर पर साउंड जो बिल्ली है वो बोलती है, तो वो मियाऊं बोलना ही सीखेगा। इसी तरह द जनरल पैटर्न इन एनिमल कम्युनिकेशन इज दैट क्रिएचर्स आर बोर्न विद अ सेट ऑफ स्पेसिफिक सिग्नल दैट आर प्रोड्यूस्ड इंस्टिंक्टिवली। तो जनरल पैटर्न एनिमल्स की कम्युनिकेशन में यही है कि जो ऑल द क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिग्नल्स के साथ पैदा होते हैं, और जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं वो नेचुरली तौर पर ही उनको जो है प्रोग्राम्ड जो आते हैं, हम कह सकते हैं ये जेनेटिकली लैंग्वेज एक्वायर करते हैं एनिमल्स अदर देन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन इन्फेंट्स ग्रोइंग अप इन आइसोलेशन प्रोड्यूस नो इंस्टिंक्टिव लैंग्वेज। जो ह्यूमन लैंग्वेज के जो है अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को आइसोलेशन में ग्रो करते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में ग्रो अप हुए उन्होंने तो कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस ही नहीं की। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि जो ह्यूमन है वो कल्चर से ही अडॉप्ट करेंगे, जिस कल्चर में वो पले बढ़ेंगे वहीं से वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, ख़ां उनके पेरेंट्स की लैंग्वेज डिफरेंट ही क्यों ना हो। जबकि एनिमल्स के साथ ये मामला बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक पिजन को हैंस के साथ ग्रो करते हैं तो जो पिजन जो कबूतर है वो अल्टीमेटली कबूतरों वाली से साउंड्स ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा मुमकिन है कि जो कोई एनिमल है जो किसी दूसरी स्पीशी के एनिमल के साथ उसको ग्रो किया गया हो तो वो थोड़ी सी एबनॉर्मल साउंड ज़रूर पैदा जो है प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मे भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वो उस अपनी स्पीशीज़ के वाला साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, जबकि उस स्पीशी या उस एनिमल्स की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा जिनके साथ उसको ग्रो करवाया गया होगा। जी, तो जो नेक्स्ट हमारी ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्टिविटी। Humans are continually creating new expressions by manipulating their linguistic resources to describe new objects and situations. Human beings जो है ये लगातार new expressions और बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं by manipulating their linguistic resources। वो अपने linguistic को अपने यानी वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेट मीनिंग इनको जो मॉडिफाई करने की सलाहियत रखते हैं। इनके एक वर्ड्स के साथ एफिक्स या सफिक्स ऐड करके एक न्यू वर्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये भी ह्यूमन लैंग्वेज की एक प्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, और इसे हम क्रिएटिविटी या ओपन एंडेडनेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक वर्ड के एंड पर किसी भी राइट या लेफ्ट एंड पर सफिक्स या एफिक्स ऐड करके हम एक न्यू वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ अदर क्रिएचर्स आर नॉट लाइक दैट। जबकि दूसरी जो क्रिएचर्स हैं उनका सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर डज इट सीम पॉसिबल फॉर क्रिएचर्स टू प्रोड्यूस न्यू सिग्नल फॉर नोवल एक्सपीरियंसेस आर इवेंट। और ना ही जो अदर क्रिएचर्स हैं वो नए एक्सपीरियंस और इवेंट्स के लिए कोई नया वर्ड या न्यू सिग्नल प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखना उनके लिए मुमकिन है। अगर हम हनी बी की बात करें, दे आर नॉर्मली एबल टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ अ नेक्टर सोर्स टू अदर बीज विल फेल टू डू सो इफ़ द लोकेशन इज़ रियली न्यू। जो हनी बी के बारे में हमने पहले भी बात की कि वो जो है उसमें थोड़ी डिस्प्लेसमेंट और आर्बिट्रेरीनेस की क्वालिटी हम देखी गई है कि वो डिफरेंट लोकेशंस के लिए या फॉर एग्जांपल जो दूर अगर नेक्टर का सोर्स दूर है तो उसके लिए वो राउंड डांस करते हैं, और अगर राउंड नहीं टेल वैगिंग डांस करते हैं, और करीब के सोर्स ऑफ नेक्टर के लिए वो राउंड डांस करते हैं। तो इसलिए वो डिफरेंट सोर्स के लिए और डिफरेंट टाइप का डांस क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि वो न्यू सिचुएशन और न्यू उसके लिए अलग सिचुएशन के लिए अलग किस्म का डांस कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है एक बिल्कुल ही न्यू लोकेशन हो तो वो बिल्कुल कुछ जो है ऐसा करने में बिल्कुल ही नाकाम हो जाएंगी हनी बी। ऐसा अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन फिश हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, द बीज हैव नो वर्ड फॉर अप इन देयर लैंग्वेज एंड दे कांट इन्वेंट वन। दिस लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एनिमल कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेफरेंस।
एनिमल्स में जो कम्युनिकेशन है हम उसे फिक्स्ड रेफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई नोवल एक्सपीरियंस और नोवल इवेंट्स के लिए कोई वर्ड उनके पास नहीं होता। कार्ल वॉन फ्रिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक टॉवर की बॉटम में एक जो है हनी बी का हाइव लगा हुआ था, और टॉवर की टॉप पर जाकर के एक जो है सोर्स ऑफ नेक्टर रख दिया गया, यानी फूड रख दी गई हनी बी के लिए, और 8 से 10 हनी बीज को ले जाकर टॉप पर छोड़ दिया गया उस फूड के पास, जिससे उन बीज को फूड का पता चला, और उन्होंने वापस हाइव में आकर तो उन 8 या 10 हनी बीज ने उस फूड को टेस्ट करके वापस हाइव में आकर दूसरी जो जो बीज थी उनको बताना चाहा। तो अब जो बीज हैं ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी कि दाएं बाएं और आगे पीछे वे में ही जो है सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती हैं सोर्स ऑफ नेक्टर्स के बारे में दूसरी बीज को बताने के लिए टिपिकल डांस करती हैं, और इनकी जो डांस की जो डायरेक्शन है वो एंड फ्लो होती है, या राइट या टू राइट और लेफ्ट होती है, अप एंड डाउन नहीं होती। अब टावर पर जाने के लिए टावर चूंकि वो अप जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह। अब बॉटम से जो है जाने के लिए उनको ऊपर की तरफ जाना था ऐसे, तो बीज को जो है अब वो नया सिग्नल ऊपर फॉर्म डाउन टू अप जाने के लिए वो कोई न्यू सिग्नल प्रोड्यूस करना था, जो कि वो नहीं कर पाया, जिससे पता चलता है कि साबित होता है कि ये प्रोडक्टिविटी है, दिस इज द यूनिकली ह्यूमन प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। और हम एनिमल्स के लिए हम कह सकते हैं इनकी जो कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी, वो फिक्स्ड रेफरेंस है। वो कोई न्यू एक्सपीरियंस और न्यू इवेंट के लिए कोई न्यू सिग्नल प्रोड्यूस करने की कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखते। जो नेक्स्ट जो ह्यूमन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डुअलिटी। The organization of human language at two simultaneous level is called duality. Duality एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को टू सिमल्टेनियस लेवल में ऑर्गेनाइज करती है। सिमल्टेनियस लेवल में जो कि एक ही वक्त में दो तरह से एक्ट कर रही हो। एक्चुअली जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये दो तरह के स्टेजेस में एक्ट करती है, बिहेव करती है। व्हेन वी स्पीक वी हैव अ फिजिकल लेवल, तो सबसे पहला जो लेवल है दैट इज़ फिजिकल लेवल। जब हम बोलते हैं तो हम फिजिकल लेवल पर होते हैं। एंड वी प्रोड्यूस इंडिविजुअल साउंड्स लाइक न, ब एंड ई। तो हम जो है इंडिविजुअल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल लेवल पर, न, ब एंड ई साउंड, ठीक है। नॉन ऑफ दीज डिस्क्रीट फॉर्म्स हैज़ एनी इंट्रिंसिक मीनिंग, और इन साउंड्स का जो है इनमें से किसी का भी कोई नेचुरली मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, नेचुरली तौर पर, ठीक है। तो जैसा कि हमने आर्बिट्रेरीनेस में डिस्कस किया। इन अ कॉम्बिनेशन सच एज बिन वी हैव अनदर लेवल विद अ मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन इन निब। तो इन्हीं साउंड्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट जो है डिफरेंट किस्म के वर्ड यूज़ बना लेते हैं इनका कम्बिनेशन से। तो दूसरे लेवल पर क्या है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन से न्यू वर्ड क्रिएट कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं द डिस्टिंक्ट मीनिंग प्रोड्यूस करने का लेवल, ठीक है। जिसमें जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले बिन की, अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर इसी के कम्बिनेशन से आप न्यू वर्ड निब क्रिएट कर सकते हैं। जबकि एनिमल्स में जो कि जिससे एक न्यू मीनिंग हमें मिल जाता है, न्यू वर्ड और न्यू मीनिंग हमें मिल जाता है, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। अमंग द अदर क्रिएचर्स each communicative signal appears to be a single fixed form that cannot be broken down into separate parts। जो हर सिग्नल है वो एक फिक्स्ड रेफरेंस फिक्स ही फॉर्म है, जो कि मज़ीद डिफरेंट कम्बिनेशंस में या सेपरेट पार्ट्स में हम उसको तब्दील नहीं कर पाते। हम डॉग के एग्जांपल लेते हैं कि डॉग आपके पास, आपका जो पेट डॉग है आकर के कहता है वूफ, तो इसका ये बिल्कुल मतलब जो है बिल्कुल भी वो डुअलिटी नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अगर वो इस वूफ का जो वर्ड उसने यूज़ किया है इसके डिफरेंट कम्बिनेशन से डिफरेंट वर्ड बना लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल वूफ अगर करता है तो इसका मीनिंग है कि ही इज़ वेरी हैप्पी। वो अगर वो इसी के कम्बिनेशन से वर्ड एक न्यू वर्ड वूव जो है इसका कम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है जिसका मतलब है आई एम हंग्री, या फिर वो ये ऊफ का वर्ड यूज़ करे जिसका मतलब हो आई एम रियली बोर्ड, तो हम कह सकते हैं कि इनमें डुअलिटी है। लेकिन ऐसा एनिमल्स या अदर क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं करते।
तो ड्यू व्यूअर, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉकिंग टू एनिमल्स करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुश्तमिल होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट किया है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।